नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस की वैकेंसी की। जैसा कि आप में से कई लोग लगातार जुड़ने के साथ ही पूछ रहे हो कि मैम एपीएस की क्या वैकेंसी आएगी, कब तक आने के चांसेस हैं, इसकी तैयारी शुरू करें या क्या ना करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने स्टेप में एग्जाम होता है आपका, वगैरह वगैरह। तो कोशिश ये करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को इस एक वीडियो में क्लियर कर दूँ। प्लस सबसे बड़ी बात, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी सब आपको ऑथेंटिक बताऊंगी। 2021 में आपकी जब एपीएस की वैकेंसी आई थी उस समय जो पैटर्न था, जो चीजें थी, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी अभी भी आएंगी। इस बार उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताने जा रही हूं। जो भी क्वेरी इसके बाद भी अगर रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिल जाएगा, वहां से आप उसको जरूर जुड़ जाना। इसलिए क्योंकि जो चीजें हैं, जो कंप्लीट पीडीएफ है इसकी, वो आपको वहां मिल जाएगी। इससे आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो तो आप उसको वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और अगर चैनल पे नए होगे, वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, हाई कोर्ट, आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एपीएस यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश और हिंदी, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सारी डिटेल जानकारी मैंने बताया आपको 2021 में जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी वहीं से ली गई है। अगर फीस की बात कर लें, क्योंकि हमेशा हाई कोर्ट का जो फॉर्म आता है थोड़ा सा महंगा ही आता है, इसकी फीस बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है इस बार और बढ़ा के दें 800 से 1200, तो फीस बढ़ती ही जा रही है। 1200 आपको दिख रहा होगा कि 1200 इसकी फीस है। ठीक है, 1200 अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करो या फिर इंग्लिश के लिए, दोनों एपीएस की आपकी फीस 1200 है। जनरल और ओबीसी की बात कर लें, अगर एससी एसटी की बात कर लें तो 1000 है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा ही है, कम तो नहीं है फीस। आगे देख लो दोस्तों, आगे इसकी पे स्केल की अगर बात कर लें तो लेवल 8 की आपकी ये पे स्केल है 47,600 से क्या है दोस्तों, 1,51,100 रुपए आपकी है। अगर बात कर लें वैकेंसीज की तो ये 60 वैकेंसीज आपकी थी जब 2021 में। अगर 2024 की बात कर लें अभी, तो अभी जो आपकी वैकेंसी आएगी ना वो 80 के लगभग आने के चांसेस हैं। 80 के लगभग टोटल आएंगी। टोटल एपीएस की जो वैकेंसी आएंगी वो लगभग एपीएस की वैकेंसी टोटल 80 आएगी, जिसमें से 70 आपकी इंग्लिश की होगी, 10 से 12 आपकी हिंदी की होगी। ये हैं आपके चांसेस। और आपको एक बात और बता दूं, आरओ एआरओ की बाद में आएगी वैकेंसी नोटिफिकेशन, उसके पहले आपकी एपीएस की ही आएगी। तो एपीएस की जो संभावना है वो मार्च में ही बन रही है कि मार्च में इसके आने के नोटिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। अभी क्यों होगी मैं आपको बताऊंगी। तो ज्यादातर चांसेस यही है कि एपीएस की जो वैकेंसी आपकी इसी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आपको दिख सकता है। और पदों की संख्या मैंने बता दी, इस बार 80 एपीएस होंगे, जिसमें से इंग्लिश के लिए 70 और 10 से 12 एपीएस आपके हिंदी के लिए होंगे। ठीक है, अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूं, कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं अभी इंग्लिश में। एपीएस इंग्लिश अगर आपको पहली चीज चाहिए, आपको बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन। देखो, और लिखना और एंड लिखना ध्यान देना। और का मतलब है इन दोनों में से कुछ भी हो, या तो बैचलर डिग्री हो या उसकी इक्विवेलेंट कुछ हो। प्लस साथ में और क्या होना चाहिए, साथ में आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग होनी चाहिए। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर लें तो 100 की स्पीड। ठीक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको 100 चाहिए। और अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात कर लें तो 40 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग में आपको कितना वर्ड्स पर मिनट चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन, ये सब आपकी क्या है, तीनों चीजें आपके पास होना चाहिए। यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी जगह से, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, प्लस आपके पास इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 100 होनी चाहिए, और टाइपिंग की 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट। बाकी आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग, ये तो करना आना ही चाहिए। इसी तरह अगर हम बात कर लें एपीएस हिंदी की उस समय पद 8 आए थे, अभी मैं बता रही हूं 10 से 12 आपके पद आने की संभावना है। ठीक है, बढ़ सकते हैं, घटने के तो चांसेस बिल्कुल कम है। तो यहां भी जो सैलरी है वो आपकी वही है। यहां भी क्या आपसे मांगा गया है, सेम चीजें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास या फिर कोई क्वालिफिकेशन उसके इक्विवेलेंट। और अगर बात कर ले तो नॉलेज हिंदी शॉर्ट हैंड की कितनी होनी चाहिए, 80। और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए टाइप राइटिंग की, 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो अगर हिंदी शॉर्ट हैंड की बात कर लें तो 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए आपको। और अगर हम हिंदी टाइपिंग की बात कर लें तो 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए।
क्लियर हो गया। बाकी वही चीज यहां भी नॉलेज डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। दो चीजें जो आपको बताने वाली थी वो बता दी, बहुत जरूरी, कि शॉर्ट हैंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लो। आगे बात करें तो रिजर्वेशन क्यों बता रही हूँ कि आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अगर 70 वैकेंसी आती है तो एससी की सीट कितनी होगी, गर्ल्स की कितनी होगी, फ्रीडम फाइटर की कितनी होगी, स्पोर्ट्स कोटा की कितनी होगी, इसलिए ये भी बता दे रही हूँ। आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये तो उस समय थी जब हम 60 के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, अभी 80 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या होगा आप खुद से निकालना, मैं यहाँ निकाल के नहीं बताने जा रही हूँ। वो सब तब बताएंगे हम जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो उस समय पता भी चल जाएगा। अदरवाइज अभी से कैलकुलेट करने से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कितने रिजर्वेशन पे क्या हो रहा है। एससी की अगर बात करें शेड्यूल कास्ट की तो 21% रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब्स का 2%, अदर बैकवर्ड का 27% होता है, अनरिजर्व का कोई भी नहीं। तो आप वो डिवाइड करके अपना उसके बाद कर लेना। विमेन का 20% होता है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का भी 2% होता है, एक्स सर्विसमैन का 5% होता है, फिजिकली हैंडीकैप का आपका 3% होता है, स्पोर्ट्स पर्सन का 1% रिजर्वेशन होता है। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं आपसे बार बार कहूंगी आपके लिए मेन जो चीजें हैं वो है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, आपको उस पर फोकस करना है। आप एलिजिबल हो कि नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो, बाकी ये सब चीजें दिमाग आपको लगाना है तो लगाओ। अदरवाइज अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको पता ही है कोर्ट है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा अपना नोटिफिकेशन देता है और हर चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर भी करता है कि आप उसको लेकर, उस वैकेंसी को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं इस समय टाइम बहुत वेस्ट मत करना। आगे देख लो, आगे है फिर वही आपकी मैंने चीजें कंपाइल कर दी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मैं साइड में हो जाती हूँ अपने सेफ्टी के लिए कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एलिजिबिलिटी के लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 35 साल। हमेशा जो एज है आपकी वो 1 जुलाई 2024 से जोड़ी जाएगी। हमेशा जो इस बार आपकी एज होगी वो 1 जुलाई 2024 से जोड़ी जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी आपका एपीएस का आ जा रहा है फॉर्म, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो होता है जुलाई के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ होती हो, तो जुलाई तक आपके पास चांसेस हैं कि आप 35 के हो सकते हो, अभी हो रहे हो। तो इसीलिए जिसकी भी एज जुलाई 2024 तक 35 नहीं हुई है, आप सभी एलिजिबल हो। जिसकी हाँ हो चुकी, 35 से ऊपर हो चुके हो आप, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। अब मैं आपको अभी आगे एज रिलैक्सेशन भी दिखा दे रही हूं, वो देख लो। जैसे कि अगर हम बात करें अपर एज लिमिट, तो क्या होगी ये आपकी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। किसको किसको? एससी को, एसटी को और ओबीसी क्लासेस को, और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यानी उन लोगों को 40 ईयर्स तक भरने की सुविधा प्राप्त है। आगे देख लो। ऐसे ही अगर अपर एज लिमिट किसकी बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन की, स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करेंगे तो उनको भी 5 साल की मैक्सिमम लिमिट की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनको 3 ईयर्स का दिया गया है। ठीक है, इनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसमें होंगे, कुछ लोग स्पोर्ट्स पर्सन वाले होंगे, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी एज कैलकुलेट करके देख लेना आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हो या फिर नहीं। आगे देख लो। नेक्स्ट इसके बाद ये है आपके स्टेजेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप तैयारी करने चलते हो, आपको सबसे जरूरी चीज एग्जाम में यही पता होनी चाहिए। स्टेज क्या होती है? देखो 2 स्टेज में एग्जाम है, मैं यहाँ मोटा मोटा लिख देती हूँ। आपके 2 स्टेज में एग्जाम होता है। ठीक है, 2 स्टेज में एग्जाम होता है। पहली स्टेज जो यहां बताने जा रही हूं, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले ध्यान से सुन लेना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार सुन लोगे समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 स्टेज में एग्जाम होता है। जो पहली स्टेज होती है ना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। वो क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये ध्यान रख लो कि ये जो स्टेज 1 होती है ना आपकी, इसके तीनों पार्ट सेम डे पे होते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ, कई एग्जाम में क्या होता है, आपकी जो शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग होती है आपको नहीं आ रही होती, या आपकी स्पीड नहीं निकल के आ रही होती, तो आप सोचते हो कि अभी एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा, हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसी बिल्कुल भी आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। जिस दिन आपका मेन एग्जाम या ऑब्जेक्टिव वाला होगा, उसी दिन आपको गैप दे देकर 15-15 मिनट का आपसे सारी चीजें करा ली जाएंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी वही करना, या फिर जिसको ऐसा होगा कि नहीं प्रिपरेशन 2 महीने 3 महीने में करके कर लेंगे, तो तैयारी तो मतलब एग्जाम के लिए सोचना। अदरवाइज आपको शायद एग्जाम के दिन दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तीनों चीज आपकी सेम डे में होगी। जब आप इस स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, तब 10 गुना बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, स्टेज 1 से 10 गुना बच्चों को स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। टोटल एग्जाम जो है आपका वो 400 अंकों का होता है। कैसे होता है मैं समझा दूंगी
आपको, ठीक है। टोटल आपकी मेरिट 400 में बनती है। अब बात कर लें आगे क्या क्या होना है। स्टेज 1 का पहला पार्ट मैंने बताया ना, 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। एक ही पार्ट की देख लो, इसमें क्या है, सिंपल जनरल स्टडीज आएगी, एपीएस इंग्लिश के लिए भी और एपीएस हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए भी। इसमें क्या आएगा जनरल स्टडीज में, 150 एमसीक्यू होंगे, 150 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का है। और सबसे बड़ी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है ना ही कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन मेरिट आपको पता होगा, अभी कट ऑफ इसमें शायद इस वीडियो में नहीं है, मगर आप देख भी सकते हो, गूगल पे जाके सर्च भी कर लेना। कट ऑफ आपको पता है कि कम वैकेंसीज होती, कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, ठीक है। क्या क्या आएगा जनरल स्टडीज में, वही सब जो आप पढ़ते हो हमेशा, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, मानी उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपसे पूछा जाएगा, और नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। और थोड़ी सी आपसे क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे, कंप्यूटर्स के भी। ये आपका किसका पैटर्न है, पार्ट ए जीएस का, ठीक है, 150 अंक का। ये आपका पार्ट ए 150 अंकों का, और ये सेम है एपीएस इंग्लिश के लिए भी, एपीएस हिंदी के लिए। कोशिश मैं कर रही हूँ कि थोड़ा अच्छे से समझाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं और तरीके से कुछ समझाऊंगी। आगे देख लो, पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में क्या है आपका, ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा 50 अंकों का, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी है यहाँ पे, 15 मिनट मिलेगी आपको, ठीक। नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कितने, 25 अंक आपको 50 में से लाने ही लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, स्टेज को, पार्ट बी को। अब मैं एक चीज बता दूं, यहाँ लिखी तो है इन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स के अंक काटते हैं। जब प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तब मैं फिर समझाऊंगी। ये लोग टाइपिंग में आपके नंबर काटते हैं, अगर आपने एरर करी है तो कितने नंबर काटते हैं, 0.1 मार्क्स आपके एक एरर के लिए कटते हैं। यानी कि अगर आपने 10 गलतियां कर दी तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ रही बात। सपोज करिए आपकी स्पीड आ रही है 40, इन्होंने 40 आ ही रही है आपकी, और 40 में आपने 10 की गलती कर दी तो क्या हो जाएगा, आपके जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 39 वर्ड्स पर मिनट। इसीलिए कोशिश करना कि अपनी स्पीड को और बढ़ा के रखना। 40 इन्होंने मांगी, आप 50 तक लाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा आपको, पार्ट बी में बता दूं, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी है तो एक पार्ट जजमेंट का मिलेगा, जिसमें कम से कम 500 वर्ड्स होंगे, इंग्लिश में लिखा होगा। ये कैंडिडेट को दिया जाएगा कैसे, कंप्यूटर पे दिया जाएगा सेम फॉर्मेट में, और 15 मिनट में आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अभी लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको देख लेना। मैंने आपको बताया हुआ है किस सॉफ्टवेयर से देखना है। टाइपिंग वाला करके सॉफ्टवेयर है, मेरी टाइपिंग करके सॉफ्टवेयर है, वहां पर आरओ के लिए और जजमेंट वाले ऑर्डर्स वहां पे दिए हुए हैं, तो आप उनसे अपनी स्पीड को चेक कर सकते हो, ठीक है। टाइपिंग वाला करके सॉफ्टवेयर है, मैं यहां लिख दे रही हूं, टाइपिंग वाला। आप जाओगे वहां पे आरओ के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन जजमेंट के ऑर्डर हैं, तो आप उनको टाइप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका किसके लिए हो गया, एपीएस इंग्लिश के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हिंदी की बात कर लें तो यहां भी आपको क्या मिलता है, जजमेंट की एक कॉपी मिलती है, जिसमें कम से कम 450 वर्ड्स होंगे, हिंदी में होगा, और आपको सेम इसको भी क्या करना होगा, 15 मिनट में कंप्यूटर पे अपने टाइप करना होगा, ठीक है। सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है कि हिंदी में यहां पर मंगल इंस्क्रिप्ट यूज करना है और कुछ नहीं, ठीक। हिंदी वालों को ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ मंगल इंस्क्रिप्ट यूज करना है, कोई और चीज एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो 150 पीछे से थे, यहां से कितने नंबर और जुड़ गए आपके, 50 नंबर। यहां से आपको कम से कम 25 नंबर लाने हैं अगले स्टेज पे जाने के लिए। अगली स्टेज देख लो, अगली स्टेज आपकी पार्ट सी है। ये क्या है, पार्ट सी, सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट। इसमें 250 वर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी आपका सीबीटी बेस्ड होता है, 15 मिनट का। यहां भी वही 50 अंक होते हैं आपके, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां भी कितने हैं, 25 हैं। 150 का पहला पार्ट था ए वाला, ठीक है, देख लो यहां पे 150 का पहला पार्ट, बी वाला भी आपका 50 का, सी वाला आपका 50 का। कितने नंबर हो गए यहां से, बिल्कुल सही, 250 हो गए। 250 मार्क्स आपके इस पार्ट ए से, यानी कि सेक्शन 1 से, स्टेज 1 से। 2 स्टेज में एग्जाम होना है, स्टेज 1 आपकी 250 की है। एपीएस इंग्लिश में क्या करना है, देखो आपको ट्रांसलेशन करना होगा पैसेज का, अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स की होगी। और किस बुक से, सर आइजैक पिटमैन्स बुक, जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी, उसी से आपको ये चीजें करनी होंगी। ट्रांसलेशन पैसेज का करना होगा, अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड होंगे जिसका ट्रांसलेशन करना होगा। सेम यही चीज अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में भी 250 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे शॉर्ट हैंड में हिंदी के लिए, फ्रॉम सर आइजैक
विलियम पिटमैन्स बुक या फिर कोई भी रिनोन्ड जो भी स्टेनो की जो भी अच्छे ऑथर की रिनोन्ड ऑथर की बुक होगी उससे दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और यहाँ भी क्या करना है आपको, मंगल या मंगल इंस्क्रिप्ट का ही यूज करना है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपको स्टेज 1 में एक ही दिन में कंडक्ट होगा, लिखा हुआ है शैल बी कंडक्टेड इन सिंगल डे। हर किसी के बीच में क्या होगा, 15 मिनट का गैप होगा। क्लियर, स्टेज 1 आपने 250 अंकों की क्वालिफाई कर ली। जब स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में देखो क्या होता है, जितनी भी आपकी वैकेंसीज, जैसे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि 80 वैकेंसीज हैं, तो 80 वैकेंसीज के अगेंस्ट 10 गुना को बुलाया जाएगा, यानी कि 800 बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखो इन ईच कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट एपीएस हिंदी और इंग्लिश के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स 10 टाइम्स लिखा हुआ है, देखो पहले ही 10 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो भी होंगे उसके अगेंस्ट एपीएस हिंदी और एपीएस इंग्लिश को मेरिट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा, देखो स्टेज 2 आपका 150 का है। स्टेज 1 हमने जोड़ लिया था, जो आपका पार्ट ए था जीएस वाला 150 का था। 50 अंकों का आपका क्या था, पार्ट बी आपका टाइपिंग वाला टेस्ट था और तीसरा आपका ट्रांसलेशन करना था पैसेज का, वो आपका पार्ट सी था। ये चीजें आपकी किस में आती हैं, स्टेज 1 में, जो कि आपकी 250 मार्क्स की है। अब आपका क्या है स्टेज 2। स्टेज 2 कितने का है आपका, स्टेज 2 आपका 150 अंकों का है, यानी कितना हो गया टोटल आपकी जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने में से मिलेंगे, 400 में से। क्लियर हो गया है, तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। स्टेज 2 में देखो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, इसका मैक्सिमम मार्क्स 150 है और ड्यूरेशन कितने है इसमें, 5 मिनट्स फॉर डिक्टेशन और 30 मिनट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जितने लोग देखो शॉर्ट हैंड की जानते होंगे उनको ये सब चीजें समझ में आएंगी, मुझे पता है। जिसको नहीं समझ में आ रही इसका मतलब आप शॉर्ट हैंड की तैयारी नहीं कर रखे हो, आपको शॉर्ट हैंड के बारे में आइडिया नहीं है। ड्यूरेशन कितनी है, 5 मिनट्स फॉर डिक्टेशन के लिए मिलेगा और 30 मिनट्स आपको उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए मिलेगा। यहां भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि है 120, यानी कि आपको 120 अंक लेकर आने 150 में, तभी आप इस वाले को क्वालिफाई कर पाओगे। अब एक चीज और बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखते हैं लेकिन मिस्टेक्स के यहाँ नंबर कटते हैं। यहाँ कितने नंबर कटते हैं मिस्टेक्स के, 0.3। टाइपिंग में मैंने बताया था आपके नंबर कटेंगे 0.1, यहाँ कटेंगे 0.3, यानी अगर आपने 10 मिस्टेक कर दी तो आपके कितने नंबर कट गए, बिल्कुल सही 3 अंक कट जाएंगे। ठीक है, मिस्टेक्स के नंबर कटते हैं। यहां क्या आने वाला है देख लो, अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात कर लो तो आपको डिक्टेशन दिएगा पैसेज का इंग्लिश में, जो कम से कम 500 वर्ड का होगा। इसे आपको 5 मिनट में लिखना होगा और क्या करना होगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करना होगा कंप्यूटर पे विद इन 30 मिनट्स। हिंदी वालों के लिए भी यही होगा। यहाँ जो आपको पैसेज मिलेगा 400 वर्ड्स का, 5 मिनट में डिक्टेशन दिया जाएगा और उसके आपको क्या करना होगा, इसको कंप्यूटर पे विद इन 30 मिनट्स इसको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। अगर बात कर लें तो हिंदी वालों के लिए फिर यहाँ पे क्या है, मंगल, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलेगी, वो क्या है, मंगल। ठीक है, क्लियर है, आगे देख लो। आगे है वही टोटल मार्क्स आपके 400 के हैं और एग्जामिनेशन में आपको पता है कोई इंटरव्यू नहीं होगा और जो सारी चीजें होंगी आपकी वो क्या होंगी, वो इसी 400 में से आपके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी 400 में से बनेगी और कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जो मैं बताने वाली हूँ, ऑलरेडी बता ही चुकी कि स्टेज 1 जो सिंगल शिफ्ट में होगी और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लो, सबसे जरूरी चीज कि कैंडिडेट को पार्ट बी और पार्ट सी में कितने नंबर लेने हैं, बिल्कुल 50 में से आपको 25 तो लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी सिलेक्शन के लिए तो आपको पता है इससे ज्यादा नंबर होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात कर लें हम 25 मार्क्स ही में, मैंने आपको बात बता दी पहले भी, और अगर बात करो आप 150 में से तो 150 में से आपको 120 नंबर कम से कम लाने हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। स्टेज 1 स्टेज 2 में आपके एग्जाम होने हैं, 35 साल से कम उम्र है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आ सकती, सब बता दिया है। ठीक, तो और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। नोटिफिकेशन आपका इसका जल्दी ही आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के पहले आपका एपीएस का वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हो, अगर सीरियस हो आप इसको लेकर, तो जितनी चीजें मैंने टाइम लिमिट आपकी बताई है, शॉर्ट हैंड की या फिर टाइपिंग की, उसको आप अच्छे से कर लो। प्लस जो मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, वो अगर आप किसी भी घटना चक्र वाली बुक से या कोई भी आपके पास जीके की पहले से बुक है उससे, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी करके एक बुक आती है वो पढ़ लेना, वो बहुत अच्छी है। यूपी स्पेशल वाला जो कंटेंट है उसको आप परीक्षा वाणी करके एक बुक आती है उससे पढ़ लेना। ठीक है, और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने बोला है कि आप जरूर जुड़ जाना, जिससे कि जो पूरी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दे दूं। कोई चीज़ आपको लगता है यहाँ समझ में नहीं आई तो खुद से रीड कर देना। चैनल पे नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ चैनल अगर अच्छा लगता हो शेयर करके लाइक जरूर करना। धन्यवाद।